क्या हाल है, खैरियत से हैं? अच्छा, जोड़ से बराबरी। पेज 476 पे आ जाएं। पेज 475। द एप्लीकेंट, जिसने अपने आप को रजिस्टर करवाना था, द एप्लीकेंट हैविंग नेशनल टैक्स नंबर, उमेर भाई को बुलाए, बुलाएं। द एप्लीकेंट हैविंग नेशनल टैक्स नंबर और इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब आपने सेल्स टैक्स में अपने आप को रजिस्टर करवाने जाने हैं तो इससे पहले आप जो है इनकम टैक्स में रजिस्टर हुए होंगे। इनकम टैक्स में रजिस्टर आप पहले करवाएंगे, बाद में सेल्स टैक्स में करवाएंगे। तो इनकम टैक्स में जो आपको नंबर दिया जाएगा उसे कहा जाता है नेशनल टैक्स नंबर और इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। द एप्लीकेंट हैविंग नेशनल टैक्स नंबर और इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन शेल यूजिंग हिज लॉग इन डिटेल्स, यूजर नेम पासवर्ड, क्रेडेंशियल्स होते हैं यूजर नेम पासवर्ड, शेल यूजिंग हिज लॉग इन डिटेल्स। बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है छुट्टी करने के लिए, मेरे जैसे लोगों का काम नहीं है। ठीक है, कल किसी ने छुट्टी की? चलें। अच्छा, अपलोड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। ये अपलोड करेगा फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर 1, आप ये बता दें कि ये मेरा किस बैंक अकाउंट में अकाउंट खुला हुआ है, और आपके नाम, बिजनेस के नाम का अकाउंट होना चाहिए, अपने चाचा जी के नाम का अकाउंट नहीं खुलवाना। नेक्स्ट, जैसे आई कैप के आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको अपनी तस्वीर लगानी पड़ती है, अब्बू की भी लगवाते हैं वो? नहीं, आपको अपना आईडी कार्ड लिखना पड़ता है, ये सारी चीजें। तो क्या क्या चीजें जमा करवानी है वो हम देखने लगे हैं। बिजली अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या गैस इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिजली और गैस के बिल के ऊपर एक कंज्यूमर नंबर लिखा होता है, वो आपने बताना है हुकूमत को। दूसरा, अगर आपकी ब्रांचेस एक से ज्यादा हैं तो फिर आपने सारी ब्रांचेस की डिटेल देनी है कि मेरी कौन कौन सी ब्रांच कहां कहां है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम टैग फोटोएं, फिर आपने अपने बिजनेस प्रेमिसेस के सामने आके कैमरा अपनी तरफ करके खुद बैठ के पीछे बिजनेस प्रेमिसेस की तस्वीर खींचनी है, बीच में आप ना आए। तो आपने अपने बिजनेस प्रेमिसेस, बिल्डिंग वगैरह की तस्वीर खींचनी है। भाईजान इधर देखो, वो आपका काम नहीं कर रहे, वो अपना काम करें, आप इधर देखो। अगर आप चीजें बना के बेच रहे हैं, बना के बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चरर, चलो शुक्र है एक भाई ये सफे पे आ गए, काफी देर से जिस सफे पे हम थे। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर आपने कुछ और फोटोएं भी लेनी है। मशीन के पास जाने, आपने पूछा मशीन तेरी फोटो लूं, मशीन कहेगी लो टिक। फिर अगली मशीन के पास जाने, मशीन तेरी फोटो लूं, लो टिक। फिर आपने प्यार से बिजली के मीटर के पास जाने, चुक करके तस्वीर खींच लेनी है। फिर साइड पे होकर गैस के मीटर पे अपनी शक्ल साइड पे करके इसकी भी तस्वीर खींच लेनी है। तो ये आपने तस्वीरें खींच के, तू दांत बाहर ही निकाल के रखा कर, ये आपने तस्वीरें खींच के आपने जो है वो अपलोड कर देनी है सारी, धड़ाधड़ तस्वीरें अपलोड हो रही हैं। ओके, अपनी नहीं भेजनी। तो ये डी रजिस्टर हो जाएंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने बोर्ड को देनी है फॉर गेटिंग लॉग इन डिटेल्स। और जैसे ही आप ये जमा करवाएंगे यू विल बी रजिस्टर्ड। अब आपको सेल्स टैक्स में क्या कर दिया जाएगा? ऑन फर्निशिंग अबव डॉक्यूमेंट्स, ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पर। ओहो यार, तो उस क्लास में अगर डिस्टर्बेंस हो रही है तो मुझे बताओ ना, मैं रोकूं बीच में। आप लोग ये याद कर लें जल्दी जल्दी। मीनवाइल बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट उस क्लास में मत देखें वो कैसे सही कर रहे हैं, वरना कल आपसे फिर सही करवाना है। जो जो देख रहे हैं इधर मुझे नजर आ रहा है। बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट, कंज्यूमर नंबर, ब्रांचेस की लोकेशन, फोटोग्राफ्स कौन कौन सी। नंबर 1 बिजनेस प्रेमिसेस, नंबर 2 मशीन, नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी मीटर, नंबर 4 गैस मीटर। चलें जी आगे बढ़ें। ऑन फर्निशिंग अबाउट डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स कौन फर्निश करेगा? टैक्स पेयर। किसको फर्निश करेगा? बोर्ड को। द सिस्टम शैल रजिस्टर द एप्लीकेंट फॉर सेल्स टैक्स। रजिस्ट्रेशन के बाद आपने, उमेर भाई मैं रोकूं, इसको थोड़ा सा डार्क करना है। ठीक है, ओके जज़ाकल्लाह। पॉइंट नंबर 4, आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आपने रजिस्ट्रेशन होने के बाद 30 दिनों के अंदर अंदर नादरा के दफ्तर जाना है, अंगूठा अपना साथ लेके। 30 दिनों के अंदर अंदर आपने नादरा के दफ्तर जाना है अपना अंगूठा साथ लेके, और आपने अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करानी है और साथ अपना ब्लड टेस्ट ये ज्यादा हो जाएगी। चलें पढ़ें। आफ्टर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद द एप्लीकेंट और हिज एजेंट, कई दफा आप मुल्क में नहीं होते तो फिर आप अपना कोई एजेंट भी भेज देते हैं, असूली तौर पे आपको खुद जाना चाहिए। शेल विजिट इलेक्ट्रॉनिक सहूलत सेंटर ऑफ नादरा, नादरा के दफ्तर चले जाएं विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर अंदर, विद इन अ मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन,
विद इन अ मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर होने के बाद महीने के अंदर अंदर आप नादरा चले जाए, नादरा नादरा मैं आ गया, आए बैठे। आपकी बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक या केमिस्ट्री मैट्रिक, केमिस्ट्री एफएससी, तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी आपकी। अगर आप फेल हो जाए क्यूएम में, नहीं वो होगी भी पास में, इसलिए बोलता होता हूं, इन केस ऑफ अ फेलियर, अगर आप फेल हो जाएं, किस चीज में फेल हो जाएं, अंगूठा लेके जाना साथ भूल जाएं या नादरा के दफ्तर ही न जाए 30 दिनों में, तो नेम शेल बी टेकन ऑफ फ्रॉम द सेल्स टैक्स एक्टिव टैक्स पेयर, आपके नाम को एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। अब आप सेल्स टैक्स की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं रहे, यानी आपकी रजिस्ट्रेशन जो हुई थी वो क्या हो गई, कैंसल। अब आपने जो ये तो एक सिनेरियो है, अगर आप 30 दिन नादरा के दफ्तर नहीं गए, अगर आप चले जाए तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन बरकरार रहेगी। अच्छा, एक काम और होगा, बोर्ड बंदे भेजेगा जो आपकी फैक्ट्री में आएंगे और आपकी मशीनें देखेंगे, बिजली के मीटर देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे, बिजली के बिलों पे कंज्यूमर नंबर देखेंगे, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट देखेंगे, ये सारे क्रेडेंशियल जो आपने जमा करवाए हैं वो बोर्ड के बंदे चेक करने आएंगे और बोर्ड के बंदे ये कहेंगे कि 15 दिनों में हमने जो जो कमी आइडेंटिफाई की है वो पूरी कर दो। मीटर की तुमने तस्वीर खींची, बीच में कौवा आ गया, दूसरे मीटर की खींची, बीच में तोता आ गया, तो ये तुम कमी पूरी कर दो, हम तुम्हें रजिस्टर कर देंगे। अगर आपने 15 दिनों में कमी पूरी कर दी तो यू विल बी केप्ट एज रजिस्टर्ड, और अगर आपने 15 दिनों में कमी पूरी ना की तो योर नेम विल बी टेकन ऑफ फ्रॉम द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। तो जबानी सुना दे दोबारा, मैन्युफैक्चरर के घर या उसके फैक्ट्री में एफबीआर के बंदे आएंगे पोस्ट वेरिफिकेशन करने। पोस्ट का क्या मतलब है, तस्वीरें अपलोड करने के बाद या पहले, पोस्ट वेरिफिकेशन बाद, पोस्ट वेरिफिकेशन करने आएंगे। जब वो पोस्ट वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको वो 15 दिन देंगे कि हमने ये मसले निकाले हैं, इनको सेटमेंट करके दें। अगर आपने उन मसलों को सेटमेंट ना करके दिया तो सजा के तौर पर आपका नाम उड़ा दिया जाएगा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से। अब्दुल्ला उधर बैठे हैं, अच्छा नहीं इधर नहीं बैठे, मुझे नहीं नजर आए यार। अब्दुल्ला को बुलाओ, ये चीन मिन 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 बिन बुन मुन पुन शुरू हो जानी है, फिर एंड पे बैठे। अब्दुल्ला खड़े हो जाए, अब्दुल्ला खड़े हो जाए, नहीं खड़े हुए, कोई नहीं है। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के केस में द बोर्ड में रिक्वायर पोस्ट वेरिफिकेशन। बोर्ड में रिक्वायर पोस्ट वेरिफिकेशन का क्या मतलब है, पहले वेरिफिकेशन होगी या रजिस्ट्रेशन के बाद, थ्रू फील्ड ऑफिसेस और आ थर्ड पार्टी। फील्ड ऑफिसेस मुश्किल लफ्ज है, आसान लफ्ज है, अफसर, ऑफिसर्स वैसे लिखा होना चाहिए था लेकिन कंफ्यूजिंग सा लफ्ज उसने लिख दिया फील्ड ऑफिसेस, असल में ये अफसर होते हैं। या कोई थर्ड पार्टी सीए या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो भी थर्ड पार्टी बोर्ड समझे, उनको भेज दे पोस्ट वेरिफिकेशन के लिए। In case the field offices finds that any document provided is non-genuine. Non-genuine का मतलब है fake और wrong. It may request through the system. System के जरिए आपको एक रिक्वेस्ट आएगी, बबलू भाई मिसिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं 15 दिनों के अंदर, और अगर 15 दिनों में आपने मिसिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना की तो आपको 76 पड़े। इन केस ऑफ फेलियर, और अगर आपने 15 दिनों में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना की, द रजिस्टर्ड पर्सन शेल बी फ्रॉम द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, तो आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से कर दिया जाएगा। बड़े आए रजिस्ट्रेशन कराने, सिस्टम बोलेगा बड़े आए रजिस्ट्रेशन कराने। चलें जी, ये हो गया रूल 5। अब ना हम दोनों चैप्टर्स में साइमल्टेनियसली मूव किया करेंगे। इस चैप्टर में रूल्स हैं और जो पिछला चैप्टर हमारा चल रहा है उसमें सेक्शंस हैं। तो आज हमने रूल 5 पढ़ना है और सेक्शन 5 पढ़ना है। अब सेक्शन 5 पढ़ें 8-10 मिनट लगा के, फिर मैं न्यूमेरिकल रिज्यूम करता हूं क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए टाइम हमें बचाने घंटा तकरीबन आज, कल वाला जो शुरू हुआ है। सेक्शन 5 पढ़ें जी। क्या आप एंड पे पूछ लीजिएगा, क्लास में याद करा दीजिए। पेज नंबर 455, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। जी मड़ा, तुझे क्या मसला है, उधर ही भेजूं तुझे। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 15 जनवरी को आपका सेल्स टैक्स का रेट हुकूमत बदल दे? बिल्कुल पॉसिबल है, मिड ऑफ मंथ में रेट बदल सकती है। स्काई ब्लू वाले पोर्शन में आपका सेल्स टैक्स का रेट था 17%, नई हुकूमत आई उसने रेट कितना कर दिया 18%। जो चीजें आपने 2 जनवरी को डिलीवर की हैं उन पे रेट कौन सा लगेगा 17%, और जो चीजें आपने 25 जनवरी को डिलीवर की हैं उन पे कौन सा रेट लगेगा 18%। नोट कर लें। तो इसका मतलब अगर रेट बदल जाए तो नई जो सेल होगी वो नए रेट पे होगी ना,
और पुरानी सेल पुराने रेट पे, बस ओवर। अस्सलाम वालेकुम। 311 हो रही, ओके जी। थोड़ा सा सीट चेंज कर लेना, यही चेक करने आया हूँ, लेकिन एक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं कि गुजारा नहीं चल रहा जी। दूसरे वाला बोर्ड, ये वाला, हाँ बुक फॉर्म में फिर थोड़ा सा गुजारा चला लें, बुक तो यहाँ सामने भी नज़र आ रहा है ना, वो उसने कहा है मैं अगली क्लास में कर दूँगा। ठीक, कहाँ पे डिस्पैच, वो मैं लिख लेता हूँ जाकर, डिस्पैच। ओके, तो 15 जनवरी तक रेट था 17%, तो 2 जनवरी वाली सेल पे 17% लगेगा। 15 जनवरी के बाद रेट हो गया 18%, तो इस सेल के ऊपर कौन सा रेट लगेगा? 18%। ओके, इफ देर इज अ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, अगर रेट ऑफ टैक्स क्या हो जाए? चेंज। A sale made by a registered person is chargeable at the rate applicable at the time of supply। तो बताएं इस सप्लाई के वक्त क्या रेट है पहली वाली, और उस सप्लाई के वक्त क्या रेट है? तो जो जिस वक्त जिस सप्लाई का रेट होगा वही उसके ऊपर लग जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। फॉन्ट ला लिया करें, डिप्रिशिएट नहीं होंगे, इंपेयर भी नहीं होंगे, रिवोल्यूशन लॉस भी नहीं आएगा। ओके, पॉइंट बी, पॉइंट बी, अच्छा जी, इंपोर्ट आपकी दो किस्म की हैं, इंपोर्ट और ऑफ टू टाइप्स, दो किस्म के हैं, अच्छा और ज्यादा अच्छा। इंपोर्ट दो किस्म की है, एक इंपोर्ट है आपकी होम कंजम्पशन, कौन सी? होम कंजम्पशन। एक आपकी इंपोर्ट्स हैं क्लियर्ड फ्रॉम वेयर हाउस। होम कंजम्पशन का मतलब ये नहीं है कि आपने घर के इस्तेमाल के लिए चीजें मंगवाई, कोई हमने घर की अकाउंटिंग नहीं करनी इधर, इतनी देर से भी कोई आ सकता है क्लास में। ओके, होम कंजम्पशन। अच्छा, होम कंजम्पशन का मतलब यह है कि सी पोर्ट से आपने फौरन सामान उठाया। होम कंजम्पशन का क्या मतलब है? सी पोर्ट से फौरन सामान उठाया, जैसे ही आया वैसे ही आप होम ले आए, यानी अपनी दुकान पे ले आए। होम कंजम्पशन, फौरन आप दुकान पे ले आए अपनी। क्लियर्ड फ्रॉम वेयर हाउस, जिन लोगों के पास अपने प्रेमिसेस में जगह नहीं होती तो हुकूमत ने वेयर हाउस बनाए हुए हैं, हुकूमत ने वेयर हाउस बनाए हुए हैं जहां पे आप अपना सामान महफूज कर सकते हैं। तो अगर आपका सामान आ गया है लेकिन अभी आप बिजी हैं या सामान अभी उठा नहीं सकते, तो हुकूमत को कह दें कि आप अपने वेयर हाउस में रख लें, हम कुछ दिन बाद आपसे क्या करवा लेंगे आके, क्लियर। तो इस केस में क्या होगा? आप सामान, बोलें बोलें बोलें, हुकूमत के पास रखवाएंगे, आप सामान हुकूमत के पास रखवाएंगे और कुछ दिन बाद क्लियर करवाएंगे, और कुछ दिनों बाद क्लियर करवाएंगे, कुछ दिनों बाद क्लियर करवाएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे जल्दी जल्दी नोट करें। अल्लाहु अकबर, आज कालीलाल आएगा। हाउ मोटिवेटेड यू पीपल आर फॉर योर स्टडीज फॉर चैप्टर 16 एंड सेल्स टैक्स का टेस्ट टुमारो।
16, हाँ, अभी तक उसका टेस्ट नहीं हुआ। सेल्स टैक्स तो कल की क्लास तक पढ़ा था जी। क्या? कुछ नहीं। होम कंजम्पशन का मतलब है सामान आते ही आपने उठा लिया, और क्लियर फ्रॉम वेयर हाउस का मतलब है कुछ दिनों बाद आप सामान हुकूमत के पास रखवाएंगे और कुछ दिनों बाद क्लियर करवाएंगे। अच्छा, इन दोनों सूरतों में टैक्स विल बी चार्ज्ड, टैक्स चार्ज होगा व्हेन टीपी फर्निश, जब टीपी फर्निश करें गुड्स डिक्लेरेशन, जब टीपी क्या फर्निश करें, टीपी टैक्स विल बी चार्ज्ड व्हेन टीपी फर्निश गुड्स डिक्लेरेशन। टैक्स चार्ज होगा जब टैक्स पेयर गुड डिक्लेरेशन फर्निश करे, व्हेन टीपी फर्निश गुड्स डिक्लेरेशन। जब आप गुड डिक्लेरेशन जमा करवाएंगे तब टैक्स चार्ज हो जाएगा। अच्छा जी, अब गुड्स डिक्लेरेशन को अंडरलाइन करके लिखें, ये क्या होता है गुड डिक्लेरेशन। ये एक पेज है, गुड डिक्लेरेशन को अंडरलाइन करके लिखें। ये एक पेज है, भाईजान लिख लेना, ये एक पेज है जिस पर टीपी बताता है कि क्या सामान आया। ये एक पेज है जिस पर टीपी बताता है कि क्या सामान आया है। अच्छा मुझे बताएं, नोट करें जल्दी, गुड डिक्लेरेशन किस सूरत में आप जल्दी जमा करा देते होंगे, किस सूरत में लेट जमा कराते होंगे? होम कंजम्पशन के केस में अगर यकम जनवरी को सी पोर्ट पर सामान आ गया है तो फिर यकम जनवरी को ही गुड डिक्लेरेशन वाला सफा गवर्नमेंट को जमा करवा देंगे। और अगर क्लियर फ्रॉम वेयर हाउस वाला सिनेरियो है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आपका सामान अगर यकम जनवरी को आया है तो फिर क्लियर आप अगर 5 जनवरी को करवाते हैं तो फिर गुड डिक्लेरेशन 5 जनवरी को जमा करवाएंगे या यकम जनवरी को? तो बाय डिफॉल्ट गुड डिक्लेरेशन किस केस में जल्दी जमा हो जाया करेगा, किस में लेट जमा हुआ करेगा? होम कंजम्पशन के केस में जल्दी जमा हो जाएगा और क्लियर फ्रॉम वेयर हाउस के केस में लेट। अच्छा जी, इंपोर्टेड गुड्स शैल बी चार्ज एट द फॉलोइंग रेट्स। भाई उसने मोबाइल पकड़ा हुआ है, वो तस्वीरें खींच रहा है और तू देख रहा है उसमें मोबाइल पे। इंपोर्टेड गुड्स शैल बी चार्ज एट द फॉलोइंग रेट्स। इंपोर्टेड गुड्स जो है इस रेट के ऊपर जो है वो चार्ज होंगी इफ द गुड्स आर एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन। अगर चीजें होम कंजम्पशन वाली हैं तो पढ़ें आगे, द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट्स ऑन विच आ गुड डिक्लेरेशन इज प्रेजेंटेड बाय टैक्स पेयर। जब गुड डिक्लेरेशन टैक्स पेयर जमा करवाए, प्रेजेंट करे, इफ द गुड्स आर क्लियर्ड फ्रॉम वेयर हाउस, अगर चीजें कहां से क्लियर हुई हैं तो द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट on which a good declaration for clearance of goods is presented. Good declaration for clearance of goods is presented. Clearance कब होगी? जब आप लेने जाएंगे या जब सामान आ गया? जब लेने जाएंगे, जब सामान आ गया है। तो बाय डिफॉल्ट दूसरे केस में आप गुड डिक्लेरेशन वाला सफा शायद लेट जमा करवाएं। इज इट सो? यस इट इज सो। चलें जी आखिरी लाइन आप पढ़ लें, फिर हम आगे वाला नहीं पढ़ेंगे आज, बस ये 2 लाइनें पढ़ लें और क्लोज करें, न्यूमेरिकल के लिए टाइम नहीं बचेगा। कुछ लोग होते हैं ओवर एफिशिएंट। ओवर एफिशिएंट वो नहीं होता जो टेस्ट की तैयारी एक दिन पहले कर ले, वो तो अच्छा बच्चा होता है। कुछ लोग होते हैं ओवर एफिशिएंट। ओवर एफिशिएंट बंदे जो हैं उन्होंने ये काम करते हैं कि जिंदगी में फर्ज करें आपके साथ वाले ने सामान इंपोर्ट किया। अब आपके साथ वाले ने जब सामान इंपोर्ट किया, लैपटॉप्स आ रहे हैं, मोबाइल आ रहे हैं, तो आपके साथ वाला बीवी बच्चों को लेकर चला गया सी पोर्ट। सामान आना है 25 को और ये पहुंची हुई है 21 को। तो 25 दिसंबर को सामान आना है, 21 दिसंबर को ये सामान लेने के लिए पहुंच गए हैं बीवी बच्चे समेत। अब बेटा बार बार पूछ रहे हैं, अबू वो वाला जहाज हमारा है? नहीं बेटे वो वाला जहाज हमारा नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर बाद हर जो जहाज आ रहा है, अबू मुझे लग रहा है ये जहाज हमारा है। बेटे नहीं, इस जहाज में हमारा सामान नहीं है। बेटे तुम सब्र तो करो। अब ऐसी सूरत में कई टैक्स पेयर्स ऐसा करते हैं कि 21 तारीख को ही
कस्टम अथॉरिटीज को जाके गुड डिक्लेरेशन जमा करा देते हैं। ये चीजें हमारी आ रही हैं, तो ये हम आपको सफा जमा कराने आए हैं, ये चीजें हमें जो है वो चाहिए होंगी। तो कस्टम अथॉरिटीज वाले कहते हैं कि भाईजान सब्र कर जाओ, पहले सामान आने दो, उसके बाद हम तुम्हारा सफा लेंगे। लेकिन अगर ये जबरदस्ती दे भी नहीं सफा, तो टैक्स रेट किस दिन का लगेगा? जिस दिन आपने ओवर एफिशिएंट बन के सफा जमा करवाया या जब सामान आया। ये होम कंजम्पशन का जो बाप है उससे भी ज्यादा होम कंजम्पशन वाले तो ये करते थे ना, फौरन सामान ले लेते थे। ये सामान के आने से पहले पहुंच जावा, शायद इसने समंदर के अंदर ही छाल मार के ले लेना सामान। वेयर गुड डिक्लेरेशन इज प्रेजेंटेड बाय whom? बाय टीपी। वेयर गुड डिक्लेरेशन इज प्रेजेंटेड बाय टीपी, आगे क्या लिखा हुआ है? इन एडवांस ऑफ अराइवल ऑफ कन्वेंस। जहाज आया नहीं, ये जहाज पहले ही पहुंचा हुआ था। इन एडवांस ऑफ अराइवल ऑफ कन्वेंस, द टैक्स shall be calculated at the rate applicable on the date, the rate applicable on the date the conveyance is delivered, on the date the conveyance is, ये मैंने ब्रैकेट में लिया है मैनिफेस्ट ऑफ द को। मैनिफेस्ट का लफ्ज़ मैं बाद में आपको बताता हूं, पहले ये लाइन पढ़ लें मैनिफेस्ट ऑफ द के बगैर, और बताएं समझ आ रही है? जब आप गुड डिक्लेरेशन जमा करवा दें जहाज के आने से पहले, इसी को जहाज पूना कहते हैं, तो द टैक्स शैल बी लगा, टैक्स लगाया जाएगा आप जहाज पर, यानी आप पर, आप जिनाब पर टैक्स कब लगाया जाएगा? शैल बी लगा एट द रेट एप्लीकेबल ऑन द डेट द कन्वेंस इज डिलीवर्ड, जिस दिन कन्वेंस डिलीवर हो, जिस दिन सामान आए। क्लियर? मैनिफेस्ट लिख लें। ये जहाज वाले के पास सफा होता है कि इसमें क्या सामान है, ये वो सफा नहीं जो हम जमा कराते हैं। ये जहाज के पायलट के पास सफा होता है कि जहाज में क्या सामान है। लिख लिया? चलें, गुड। ये जहाज के पायलट के पास सफा होता है कि जहाज में क्या सामान है। आज ना थोड़ा जरा रुकिएगा, ठहरिएगा और अपने आप से बातें कीजिएगा, मैं किधर जा रहा हूं, मैं क्या करने आया था और मैं कहाँ टाइम ज़ाया कर रहा हूं। फिर आपका अंदर ही आपको जो है ना मोटिवेट करेगा कि 1-2 मिनट रोज़ाना ज़रा रुक के थम के सोचा करें अपने बारे में। और कल आपने मुझे कारगुजारी फिर सुनानी है कि क्या सोचा आपने और उसके बाद कैसे प्लान अपना चेंज किया। आ जाए भाई न्यूमेरिकल की तरफ। पेज नंबर 489 था ना? अच्छा जी, अब मोहतरम आज हमने सारी डिस्कशन न्यूमेरिकल में करनी है परचेजेस के बारे में। परचेज है फिक्स्ड एसेट की। सबर, डॉलेंस ने प्लांट या मशीन खरीदी, या डॉलेंस ने इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर खरीदा। डॉलेंस ने प्लांट या मशीन खरीदी या डॉलेंस ने इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर खरीदा, या अदर फिक्स्ड एसेट्स। प्लांट के अलावा इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर तो छोड़ें, प्लांट के अलावा आप क्या खरीद सकते हैं? प्लांट के अलावा आप खरीद सकते हैं मिसाल के तौर पे फर्नीचर, प्लांट के अलावा आप खरीद सकते हैं एसी, प्लांट के अलावा आप खरीद सकते हैं कंप्यूटर, प्लांट के अलावा आप खरीद सकते हैं प्रिंटर, प्लांट के अलावा आप खरीद सकते हैं जनरेटर, प्लांट के अलावा आप खरीद सकते हैं बिल्डिंग, प्लांट के अलावा आप खरीद सकते हैं और कोई भी फिक्स्ड एसेट आप खरीद सकते हैं प्लांट के अलावा। वो सारे जो फिक्स्ड एसेट हैं उन पे अफसोस की बात यह है कि इनपुट अलाउ नहीं होगा। सारे फिक्स्ड एसेट का इनपुट क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि लॉ मेकर मशीन पे शायद इसलिए परचेज पे आपको 17 लगाने देगा क्योंकि मशीन डायरेक्टली चीजें बनाने में हेल्प कर रही है। तो अगर आप किसी फैक्ट्री में चले जाएं तो मशीन डायरेक्टली चीजें बनाने पे हेल्प कर रही है, लेकिन ऑफिस में पड़ा हुआ फर्नीचर और ऑफिस में जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ियां दी हुई हैं और ऑफिस में लगी हुई बिल्डिंग्स, ऑफिस में हुआ हुआ पेंट, ये सारी चीजें मेरे ख्याल से डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रही।
चीजें बनाने में, इनडायरेक्टली तो हेल्प कर रही हैं, लेकिन प्लांट ऐसी चीज है जो डायरेक्टली चीजें बनाने में हेल्प कर रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। अच्छा, दूसरा, परचेज आप इसके अलावा कर सकते हैं रॉ मटेरियल, या आप परचेज कर सकते हैं फिनिश गुड्स। जैसे होंडा वाले गाड़ी के लिए रॉ मटेरियल खरीदते हैं, या होंडा एक और बनी बनाई मंगवाते हैं, इस पे 17% लगाने की जाती है। ये तो आपकी जेन्युइन परचेज है। रॉ मटेरियल से मुराद है कि टायर खरीदा जाके होंडा वालों ने जनरल टायर से, ये रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल की परचेज नॉर्मल परचेज है, इसे रिकॉर्ड करें, कोई मसला ही नहीं इस पे। हाँ, अनरजिस्टर्ड बंदे से खरीद लें, वो आपको पता है। अच्छा, इसके अलावा आप परचेज कर सकते हैं यूटिलिटीज, बिजली, गैस, पानी, इस पर भी परचेज पे 17 लगाने की जरूरत है, क्योंकि हमने पढ़ा था बिजली वाले जब बिजली बेचेंगे तो वो हमसे सेल्स टैक्स लगा सकते हैं। तो इसलिए बिजली भी फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रही होती है, बिजली की परचेज पे भी 17 लगाने की इजाजत है। ये भी 17% अलाउ हुआ करेगा। इसके अलावा आप परचेज करेंगे सर्विसेज। अब सर्विसेज परचेज करना हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे कि फ्रेंचाइज आपने किसी से ले ली, उसको सर्विस फी पे कर रहे हैं, आपने कोई अकाउंटिंग सर्विस ले ली, आपने कोई कोरियर सर्विस ले ली, आपने कोई जो है वो कंसल्टेंसी सर्विस ले ली, आपने लॉयर की सर्विसेज ले ली, तो मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज आप परचेज करेंगे अपने बिजनेस में। तो इसमें जो है वो हमें अब पता कुछ नहीं है कि सर्विसेज का करना क्या है। तो इसका एक आसान हल ये हुआ करेगा कि सर्विसेज का इनपुट, इफ क्वेश्चन से इट इज नॉट अलाउड, अगर क्वेश्चन कह दे कि ये वाली सर्विसेज का इनपुट क्या है, तो आपने इसको क्या कर देने, नॉट अलाउड। बस सवाल ने कह दिया इफ परचेज सर्विस की परचेज डेड है तो डेड है, खत्म। और इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर सवाल साइलेंट हो परचेज ऑफ सर्विस के बारे में, तो अलाउड। यानी कितने परसेंट आप लगाएंगे, 17%। चलें जी, नोट कर लो। तो सर्विसेज के बारे में सवाल अगर बता दे तो नॉट अलाउड है, लेकिन अगर सवाल खामोश हो तो अलाउड है। मैं, मेरी किताब और मेरी पढ़ाई, बस मैं, मेरी किताब और मेरी पढ़ाई, और मेरा फ्यूचर, और मेरे वालिदैन की ख्वाहिशें, उनकी खुशियां, उनकी मुस्कुराहटें। कुछ ऐसा करें कि वालिदैन फख्र करें, देखो ये वाला हमारा जो सपूत है ना, ये तो हीरा निकला है, बाकी याकूत और मरजान है। अच्छा, चलें जी जल्दी। अच्छा, हमने अभी थोड़ा सा आपने एक चीज़ फील की होगी, सेल्स टैक्स में ये चीज़ें थ्योरी में कहीं नहीं पढ़ी, थ्योरी में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पढ़ लेंगे, इसीलिए भी साथ साथ बताई जा रही हैं। तो अभी जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो इसको भी हम रेफर करेंगे, और न्यूमेरिकल कराते हैं ना, एक दो बातें और भी आएंगी जो अभी तक हमने पढ़ी नहीं, लेकिन वो मैं इसलिए आपको न्यूमेरिकल में करवा दूंगा क्योंकि उस जैसी बातें हमने इनकम टैक्स में पढ़ी हुई हैं। तो जो भी सिमिलरिटी है इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में, वो भी हम साथ ही कवर कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। सवाल की तरफ आ जाए भाईजान। जिथे दी नो नो गाय, ट्राई टू बी अ प्रोफेशनल मैन, यू आर ए प्रोफेशनल यार। चलें जी, आज छुरी चलाएंगे हम परचेज पे। परचेज फ्रॉम
रजिस्टर्ड सप्लायर। भाईजान ये पेज 489 है, कभी भी नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, हजरात इधर मुतवज्जे हों, मैंने आज वर्किंग 2 को आसमानों पे चढ़ा दिया है। वर्किंग 2 नीचे होती थी, मैं इसको ऊपर ले गया हूं क्योंकि वर्किंग 1 में मुझे थोड़ी जगह चाहिए होगी। ठीक है, मुझे भी बताना था, हमें भी बताना था, तो आप नई वर्किंग 1 नोट कर लें, वो आपकी मर्जी है। वर्किंग 1 थोड़ी सी जगह लेगी, यानी 12-13 लाइनें तो ले लेगी। 12-13 लाइनें हैं वर्किंग 1 के लिए आपके पास, देखें जरा। चलें फिर आपको मैं आधा मिनट दे रहा हूं, वर्किंग 1 फ्रेश नोट कर लें बेशक। वर्किंग 1 के लिए 12-13 लाइनें चाहिए। 12-13, हमने पूरे न्यूमेरिकल के लिए 6 लाइनें छोड़ी हुई हैं। माशाल्लाह। कल मैंने कितनी कहा था? 7-8 का था। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। फेस तो मशहूर जमाना आपको पता है, कोई 8-9 लाइनों में आ जाता है फेस। ये जी कल वाला हमने नोट कर लिया हुआ है। वर्किंग 2 को हम आसमानों पे ले गए। हाँ, साइड वाले सफे पे कर लो, जहां मर्जी कर लो, नीचे कर लो। मैं तो कहता हूं आज साथ वाले के मत्थे पे कर लो। वैसे ये जो परचेज वाली डायग्राम थी ना, ये साथ वाले के मत्थे पे बनानी थी, जो आपको नजर आता रहता यार। इसको, ये जो इस तरह की डायग्राम हो ना, इसको फौरन अपने जो है वो लगा लिया करें स्क्रीन सेवर के तौर पे मोबाइल पे, ताकि जब भी आप मोबाइल खोलें वो सामने पिक्चर आ जाए। इसको कुछ इस तरह का कर दिया करें। ओके, चलें जी, छुरियां चलाना शुरू करें। पहले पहले ये बता दें, परचेज पे साथ साथ क्या लगाना है? 17%। अच्छा, परचेज हमारी दो होती है, एक इनपुट टैक्स और एक इनपुट टैक्स मशीन। एक इनपुट टैक्स होता है, एक इनपुट टैक्स मशीन होता है। ये काली है, ये लाल है। ओके, इन दोनों इनपुट्स को हम इधर ले जाते हैं। अच्छा, कल जीरो रेट सेल कितनी थी? 500 प्लस 700, 1200। और आपको पता है इधर काली आएगी और इधर लाल आएगा। इधर काली और इधर लाल, यहां से क्लियर? ओके, चलो कैच कैच खेलें। अच्छा, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूड, रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज में पड़ा हुआ है परचेज ऑफ 2 ठंडी मशीनें अमाउंटिंग टू 1.5 लाख फॉर न्यू ऑफिस। नए दफ्तर के लिए सर्दियों के मौसम में 2 ठंडे ठंडे एसी हमने खरीद लिए। आप बताएं जी क्या करें इसका? ये परचेज के साथ लिखें इधर ऊपर, इट इज फिक्स्ड एसेट। एयर कंडीशनर को अंडरलाइन करके, इट इज फिक्स्ड एसेट। एयर कंडीशनर को अंडरलाइन करें, इट इज फिक्स्ड एसेट। आगे भी एक लफ्ज लिखें, बट नॉट प्लांट। बट नॉट प्लांट, बट नॉट प्लांट, बट नॉट। लेकिन ये प्लांट ना है, किधर आहे? लेकिन ये प्लांट ना है, ना ये प्लांट है, ना ये मशीन, ना ये इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, ये तो एसी है। तो जब ये एसी है तो एसी की परचेज डेड होगी या अलाउ होगी? क्योंकि ऑफिस के अंदर जो एसी लगा होगा ना, वो डायरेक्ट डॉलेंस वालों को कोई चीज नहीं बनवा के दे रहा होगा, असल में मशीन चीजें बनाने में हेल्प कर रही होती है। ठीक है, तो मशीन के अलावा सारी चीजों का इनपुट क्या कर दिया करेंगे? फारिग कर दिया करेंगे। और एक डीप डाउन बात कर दूं आपसे, ये जो दफ्तरों में लोग एसी खरीदते हैं ना, असल में इन्होंने ये आगे बेचने नहीं होते, इसको जो है इस्तेमाल करके जाया होकर तो फेंक देते हैं बस फिर। तो इसलिए एसी या बेच देते होंगे, जो भी है। बहरहाल हमें बस एक बात बनानी चाहिए, किसके इनपुट माइनस करने की इजाजत है? मशीन का। बाकी चीजों का इनपुट माइनस करने की इजाजत, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर भी है, उसको छोड़ें जरा। आप बता दें, ओए इंक्लूड हमारी परचेज में क्या है? क्या करें? निकाल दें। आपने परचेज में से निकालने की हेल्प की, अल्लाह आपके भाग लगाए। सारी पर्ची पे लिख के दुआएं इसको दे दो एक ही दफा, मुझे पढ़ाने दो पहले। अच्छा, परचेज में से, क्लास के बाद परचेज में से निकालें जी, लेकिन प्रोटोकॉल भी तो देना यार। परचेज ऑफ एसी ऑफ ₹150 डैश, परचेज ऑफ एसी ऑफ ₹150। ऐसे इग्नोर ना करें ना, फिर डैश डाल के इसको प्रोटोकॉल भी दें, वोट को इज्जत दें। एसी मशीन नहीं है, इसलिए हमने इसको परचेज में से निकाल दिया। भाई ये कॉन्सेप्ट तो आपको पढ़ाया नहीं हुआ, लेकिन ये जो मैंने मिटाया है, इसके अलावा वाला पढ़ लें आप, और किसी नतीजे पे, सही नतीजे पे पहुंचे, फिर उसके बाद बात करता हूं मैं अगली। खुद ही जरा अंदाजा लगाएं।
हाँ जी भाई, परचेज आपने की है 1,00,000 रुपए की 22 जनवरी 2018 को बाय तकी कॉरपोरेशन, इनवॉइस इशूड बाय तकी कॉरपोरेशन। इसका मतलब सुने, जब हम दुकान पे ब्रेड खरीदने जाते हैं, दुकानदार इनवॉइस इशू करता है, तो होंडा वाले जब जनरल टायर के पास जाते हैं टायर खरीदने के लिए, तो जनरल टायर इनवॉइस इशू करेगा, हमारी होंडा के लिए वो परचेज होगी। जल्दी करो यार, उस क्लास में सेटिंग जो कर रहे हो। परचेज इंक्लूड, एक परचेज है जो कि बिल दिया है हमें तकी ने, हाउएवर तकी वाज ब्लैक लिस्टेड, तकी को बदनामे जमाना करार दे दिया सेल्स टैक्स वालों ने अपनी नजर में। अब इसमें कोई रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का चक्कर नहीं है। मुझे बता दें, अगर किसी बंदे को लॉ वाले खुद बुरा कह दें, तो वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहा होगा कि बुरा कहा ना। जैसे जनरल टायर को हम पैसे दे आए, वो आगे हुकूमत के थाने में जमा ना कराए, तो कुछ इस किस्म की हरकतें कर रहा होगा कि लॉ मेकर मजबूर हो गया इसको क्या करने पे, ब्लैक लिस्ट करने पे। ब्लैक लिस्ट अनरजिस्टर्ड नहीं होता, अनरजिस्टर्ड कुछ और होता है। ब्लैक लिस्ट का मतलब है सेल्स टैक्स के अंदर रहते हुए इसको मारो, ठीक है, सेल्स टैक्स के अंदर रहते हुए इसको मारो, इसको रजिस्टर नहीं करना, डी रजिस्टर नहीं करना इसको हमने, इससे टैक्स लेना इंशाल्लाह फ्यूचर में। लेकिन रजिस्टर्ड बंदा था, लेकिन इसको क्या कर दिया, ब्लैक लिस्ट कर दिया, क्योंकि सेल्स टैक्स नहीं जमा करा रहा होगा, कभी रिटर्न नहीं जमा कराता होगा, कभी कुछ और करता होगा, तो कोई भी जुर्म किया। आप बता दें, क्या बुरे बच्चे की सोबत दोज़ख की तरफ ले जाएगी? बिल्कुल ले जाएगी। क्या अगर मैं ऐसे बंदे से चीजें खरीदूं जो बुरा है, तो क्या लॉ मेकर को यह चीज पसंद होगी या बुरा लगेगा? तो बता दें, परचेजेस फ्रॉम ब्लैक लिस्टेड पर्सन, आपके ख्याल से लॉ मेकर इसे जेन्युइन परचेज कहेगा या जाली परचेज? जाली परचेज कहेगा। तो परचेज फ्रॉम, आगे मैं पढ़ देता हूं जो मैंने मिटाया, परचेज फ्रॉम ब्लैक लिस्टेड भी हम क्या किया करेंगे, इग्नोर। निकालें जी बाहर, -100, नीचे इसको ले आए, परचेज फ्रॉम ब्लैक लिस्टेड पर्सन ऑफ ₹100। कंबल और रजाइयां कमरे से बाहर फेंक दें, रात को ले आया करें वापस सोते हुए। चलें जी आगे बढ़े। चाय सुने वैसे दिमाग को खुश कर देती है, नहीं फ्रेश कर देती है। ओके, अपनी रूटीन्स खाने पीने की भी जरा कंट्रोल में रखा करें, वरना कई दफा इसी मसले होते हैं। अच्छा, हाउएवर टीसी वाज ब्लैकलिस्टेड बाय कमिश्नर ऑन 28 जनवरी। हमने उसी चीजें कब खरीदी और हुकूमत वाले कब उसे बदनाम कह रहे हैं? 28 जनवरी को। आने वाले दिनों में मैं ये पढ़ूंगा कि अगर बदनाम बंदे से आपने पुरानी भी परचेजेस की हुई हैं, तो वो काफी अरसे से कुछ ऐसे काम कर रहा था कि 28 को हुकूमत ने बदनाम किया ना। ऐसे तो नहीं 28 को उसने हरकत कर दी होगी, हुकूमत ने बदनाम कर दिया, तो हुकूमत ने उसको बदनाम करार दिया 28 को, लेकिन हरकतें काफी अरसे से हुकूमत उसकी देख रही होगी। घर से जो निकाला जाता है किसी बच्चे को, इस बात पे निकाला जाता है आज कुछ किया नहीं, काफी दिनों से वो कुछ कर रहा होता है, उसे कह दिया जाता है जा तू और तेरे दोस्त जाने, जा इधर से। तो इस तरह मुझे ये बताएं, क्या ये जो मेरी परचेज है ये मैंने तो कर ली थी 22 को, लेकिन उसी का ब्लैक लिस्ट किया है? तो ब्लैक लिस्टिंग के सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि आपकी पुरानी परचेजेस भी डेड कर दी जाएंगी। तो इसलिए ये चाहे बदनाम आज हुआ है, लेकिन बदनाम होने तो वाला था, इसलिए शायद 22 जनवरी को आपकी परचेज डेड होगी। ओके, नेक्स्ट, अगला तो आसान सा है, ये पढ़ें। अगला कौन सा ये वाला पढ़ लो फिर जी। आप लोगों ने इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में सेक्शन 21 पढ़ा है। पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं? क्रॉस चेक से, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, शोइंग ट्रांसफर फ्रॉम बैंक अकाउंट ऑफ पेयर टू द बैंक अकाउंट ऑफ पेई, ये सारा पढ़ा हुआ है। आप बता दें ये परचेज जेन्युइन है या जाली है? जेन्युइन वाले हाथ खड़ा करें, जिनको बैंकिंग ट्रांजैक्शन लग रही है वो हाथ खड़ा करें, जिनको बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं लग रही वो हाथ खड़ा करें, जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए वो खड़े हो जाएंगे। अच्छा, आप जनरल टायर के पास गए, जनरल टायर वाले को जाके कहा जनरल टायर मुझे टायर चाहिए। जनरल टायर ने कहा हम अंदर मरुंडे नहीं बेच रहे, टायर ही लेने आते हैं, बताओ कितने चाहिए? आपने कहा इतने चाहिए। जनरल टायर वाले को पैसे निकालो, आपने कहा मेरे पास चेकबुक ना है, मेरे पास चेकबुक नहीं है, सॉरी मैं भूल आया हूं। जनरल टायर ने कहा तुझे जूते मारूंगा मैं, मुझे अभी पैसे चाहिए, लेकिन पैसे लूंगी भी नहीं, मुझे रोकना नहीं चाहिए, तुम्हें चेकबुक लानी चाहिए थी। अब उसने कहा चलो ऐसा करो, जनरल टायर ने कहा कि वो सामने सड़क पार बैंक है, वहां मेरा अकाउंट खुला हुआ है, वहां जाओ और ये जो भी 3.5 लाख रुपए है ना, वहां जाके जमा कराओ, बस बात खत्म होगी। तुम जाओ बैंक अकाउंट में जाके मेरे जमा कराओ, क्योंकि मैंने दराज में पैसे रखे तो एम्प्लॉइज कैश में से अप्रोप्रिएट कर लेते हैं, इसलिए दराज में कैश मैं नहीं रखता। तुम जाओ और जाके पैसे कहां जमा कराओ? बैंक में जमा करवाओ। तो अब जाएंगे, कौन जाएंगे?
कई दफा बैंक्स में जाए ना 4:30-5 बजे रश लगा होता है, सारे दुकानदार जिन्होंने दुकान की सेल की होती है वो दुकान की दराज का पैसा अपने बैंक में जमा करवा रहे होते हैं। आप जनरल टायर के बैंक अकाउंट में होंडा वाले पैसे जमा करवाएंगे, लेकिन एक बार याद रखिएगा ये पैसे होंडा की बैंक स्टेटमेंट से आउट नहीं होंगे, ये होंडा की जेब से आउट होंगे और जनरल टायर की बैंक स्टेटमेंट में इन होंगे। एक तरफ से ये ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल से लग रही है, लेकिन एक बार याद रखिएगा पैसे डिपॉजिट कोई भी करा सकता है, और जब पैसे डिपॉजिट करा रहे हो बैंक बस आपका नाम पूछता है, ये भी नहीं पूछता कि आपको उस बंदे से रिश्ता क्या क्या है। तो होंडा के बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकले, ये एतराज है हमें, लेकिन किसके बैंक में चले गए, फिर भी ये ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल से, क्योंकि बैंक अकाउंट ऑफ पेयर यूज नहीं हुआ। हाँ, बैंक अकाउंट ऑफ पे ही तो यूज हुआ है, जिसको पैसे दिए उसके बैंक अकाउंट में गए हैं। मटेरियल ऑफ 3.5 लाख, द पेमेंट ऑफ विच वॉज मेड बाय डिपॉजिटिंग कैश, कैश जमा करवा दिया डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट ऑफ सप्लायर। लिखें सप्लायर को अंडरलाइन करके जनरल टायर। लिखें आगे, हमने पेमेंट चेक से नहीं की, बस ये जुर्म है, हमने पेमेंट चेक से नहीं की, बल्कि हमने पेमेंट किस फॉर्म में की है, कैश जमा करवा दिया उसके बैंक में, हमने पेमेंट चेक से नहीं की। बताएं जी ये परचेज अब हमारी जेन्युइन परचेज समझी जाएगी या जाली परचेज? ओए ओए क्यों बोला जाता है? परचेज में पड़ी है, पड़ी हुई को क्या करें, बैग में सिगरेट पड़ी हो क्या करें, पी ले नहीं, हद होगी, बैग में सिगरेट पड़ी हो क्या करें, निकाल दें। इसी तरह परचेजेस में हमारी जाली परचेज पड़ी हो तो क्या करें, निकाल दें। निकालें जी, ये इसलिए निकाल रहे हैं कि ये पेमेंट जो है वो बैंक अकाउंट से हमने नहीं की। परचेज बाय डिपॉजिटिंग कैश, परचेज बाय डिपॉजिटिंग कैश ऑफ रुपीज डैश। कितना बड़ा शाहकार बैठा हुआ है आपके साथ, अजीम इंसान, रोजाना माशाल्लाह पढ़ा है, अल्लाह इसको और इस्तकामत दे। अगला पॉइंट पढ़ें जी। क्रेस्ट होता है एफबीआर कंप्यूटर सिस्टम, इसकी डेफिनेशन हम किसी दिन पढ़ेंगे। क्रेस्ट होता है एफबीआर कंप्यूटर सिस्टम, एफबीआर का कंप्यूटर सिस्टम। यार आपने कोई परचेज की है जो कंप्यूटर सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा, डिस्क्रिपेंसी क्या होता है, डिस्क्रिपेंसी होता है मसला, मसला आपकी परचेज में सिस्टम ने मसला निकाल दिया है। भाई इस वक्त दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, तकरीबन 2-3 दिन में हम ये बात पढ़ने लगे हैं कि जो चीज होंडा ने परचेज में डाली है वो चीज क्रॉस चेक की जाएगी कि जनरल टायर में सेल में भी डाली है या नहीं, सिस्टम चेक करेगा, क्योंकि सेल्स टैक्स रिटर्न हर महीने जमा करानी होती है और आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिकली जमा करानी होती है। सेल्स टैक्स रिटर्न आप मैनुअली जमा नहीं करा सकते। अब आपने इलेक्ट्रॉनिकली जब जमा करवाई तो आपने दावा किया कि मैंने जनरल टायर से टायर खरीदे हैं, और जनरल टायर ने सुस्ती की, उसने वही वाली जो आपको सेल की हुई थी वो अपनी सेल में डालना भूल गया, तो एक रिटर्न जनरल टायर की हुकूमत के पास पहुंच जाएगी और एक रिटर्न आपकी पहुंच जाएगी। आपकी रिटर्न में दावा होगा ये मेरी परचेज है, और होंडा ने परचेज रिकॉर्ड कर ली होगी, लेकिन जनरल टायर क्या कहेगा, बिल्कुल सादा सी बात है, आप जो है वो कॉलेज वालों को फीस दें और कॉलेज वाले कहें यार ये हम तक तो पहुंची नहीं, आपने तो किसी एम्प्लॉय के अकाउंट में कुछ कर दिया, आपने ये कर दिया वो कर दिया, तो ये क्या बात होगी अब ये तो आप बता दें ये परचेज हमारी जेन्युइन है या जाली है? किस वजह से जाली है कि नहीं 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 जनरल टायर छोड़ें आप, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या शो कर रहा है, इसमें मसला शो कर रहा है, मटेरियल वर्थ ₹2 लाख अगेंस्ट विच अ मसला हैज बीन इंडिकेटेड बाय क्रेस्ट। बता दें इस परचेज को जेन्युइन समझे या जाली? इंक्लूड क्या करें, निकाल दें। शुक्रिया यार, आप लोग तो बहुत ज्यादा आज हेल्प कर रहे हो। अच्छा जी कटें जी, कटें, काटूं, माइनस कितना, थोड़ी सी जगह मेरे पास ना है तो मैं नीचे आहे, -200। परचेज बता देना आप लोग, मुझे क्यों देखना पड़ा है, जिसकी डिस्क्रिपेंसी आइडेंटिफाई की है क्रेस्ट ने, रुपीस
अच्छा, स्टूडेंट्स में ऐसे ऐसे फिरके पैदा हो गए हैं कि जब उनको ये समझ नहीं आ रहा होता ना तो परचेज में से सारी चीजें माइनस कराते हैं, कुछ सही हो जाती हैं तो क्या लग जाता है, नंबर मिलेंगे। क्यों? आपके दिमाग में तो नहीं घुसा ना वो क्या आपने माइनस किस तरह से की है। बिजनेस के न्यूमेरिकल में कोई एडमिन एक्सपेंसेस में चीज आ रही होती है, कुछ लोगों को समझ नहीं आती, कुछ ऐड कराते हैं, कुछ इग्नोर कराते हैं, किसी का तुक्का लग जाता है। जाहिर बात है जो जिसमें आपको समझ नहीं आएगी आप लिख के या तो डैश डालेंगे ना कुछ तो करके आएंगे, उससे तुक्का लग जाए। आखिरी पॉइंट, a new machine for 3.5 लाख which was commissioned into operation during जनवरी। मशीन आपने खरीदी है जो जनवरी में इस्तेमाल भी शुरू हो गई है। बोलें जी, मशीन की परचेज अलाउ है? तो मशीन की परचेज अगर अलाउ है तो इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करें या कुछ करें? कुछ करें, इग्नोर ना करें, इसको रिक्लासिफाई करें, इसको रिक्लासिफाई करें। ये काली में पड़ी हुई है, इंक्लूड है, परचेज में क्या है? इंक्लूड है। मशीन की परचेज हमारी नॉर्मल परचेजेस में इंक्लूड होनी चाहिए या अलग लाइन होनी चाहिए? अब ये लोग भी कह रहे हैं आप खुद ही उठाएं। नहीं मैं अच्छा, वो कह रहे हैं मैं इधर ही बैठ जाता हूं। ओके, आप बोलें जी, माइनस इनपुट मशीन, ये जी मोहतरम, शादियों पे ऐसी दिखाई जाती थी वरी पुराने जमानों में। जिसको समझ ना आवे, इसे क्या कहते हैं आप लोग? शो ऑफ कहते हैं? क्या कहते हैं? अच्छा, शो ऑफ। बीमारी तो नहीं है किसी में अपनी तस्वीरें खींच खींच के मोबाइल में रखना? बीमारी है। 350 को रिक्लासिफाई कर दें, इसको इधर से निकालें, लेकिन परचेज पे साथ साथ 17% लगाने। 350 इंटू 17%, 60। उधर से निकालें और इधर रिक्लासिफाई कर दें। क्या चीज? अभी तो इनपुट शुरू हुआ है, अभी इसमें तकरीबन 3 चीजें और आनी हैं। ओके, ओके। अच्छा, ये जो अगली एडजस्टमेंट है ना, ये ज्यादा आसान है। रीजन इसके इसमें ना कुछ उल्टाना सुल्टाना नहीं है, बस रिकॉर्ड ही करना है। अब अगली जितनी एडजस्टमेंट है ना, 3, 4, 5, 6, इन सब में सिर्फ एक चैलेंज है हमारा कि हमने ढूंढना है कि ये हमारी परचेज है या सेल है। अगर परचेज हुई तो इधर डाल देंगे, और अगर सेल हुई इधर देख लेंगे जहां भी डाल। तो अब अगली एडजस्टमेंट सारी इसलिए आसान है कि इनके साथ इंक्लूड नहीं लिखा हो, तो उसको उल्टा के कुछ नहीं करना, बस इसको रेलेवेंट जगह पे फेंकना है। हैंड्स रेस करके बताएं पॉइंट 3 जिसको समझ आया। हाथ खड़ा करें जी, बताएं। हाँ, और जी, और कोई बताए। सेल तो है ये, लेकिन कॉन्सेप्ट कौन सा वाला है? डेफिनेशन कौन सी है? डेफिनेशन टाइम ऑफ सप्लाई। ये चीजें लिखें, गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड बट मेड अवेलेबल, बल्कि उर्दू में लिखें नीचे जाके, गुड्स डिलीवर नहीं हुई, गुड्स डिलीवर नहीं हुई लेकिन मेड अवेलेबल की वजह से सेल में डाल देंगे। गुड्स डिलीवर नहीं हुई लेकिन मेड अवेलेबल की वजह से सेल में डाल देंगे। मैं आपको फील कराऊं मेड अवेलेबल है या फील हो रहा है? करवाता हूं थोड़ा सा मैं भी फील। आज 1 जनवरी 2018 एफए ने एक मुआहिदा किया है, मजीद नहीं होता था, मजीद के साथ, मजीद के बेटों के साथ मुआहिदा किया है फॉर सेल। ये सेल टाइप चीज है, परचेज टाइप चीज नहीं है। फॉर सेल ऑफ लोकली परचेज गुड्स, लोकली जो उसने चीजें खरीदी में उसको बेचना है, वर्थ ₹2,25,000। एग्रीमेंट के अंदर यह ताकत है कि एमएस कभी भी आके, जिस भी टाइम, जिस भी लम्हे आके रात को 2 बजे भी हमें उठा के चीजें लेके जा सकता है। इसका मतलब है हमारी तरफ से सामान क्या है? मेड अवेलेबल। अगला सुस्ती कर रहा है, अभी तक चीजें डिलीवर नहीं है, सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ चीजें डिलीवर है,
तो चीजें डिलीवर नहीं हुई लेकिन उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है, जब मर्जी आके ले चले जाए। तो ये सेल में डालेंगे एज पर द डेफिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। सेल, सेल को भी तो हरा भरा करें, सेल टू बोलें तो 225। इसको संडे को लूट मचा दें पापा के, लूट मचा दें, टैक्सी क्लास संडे को लूट मचा दें पापा के। 0.4 पढ़ाएंगे बबलू को। अगला सेल्स टैक्स ऑफ 70,000, सेल्स टैक्स ऑफ 45,000 एंड सेल्स टैक्स ऑफ 68,000। यानी ये फिक्रें 17 पे पड़ी नहीं है, इन पे 17 लगाना नहीं है। सेल्स टैक्स लफ्ज लिखा हुआ है, पहले तो बात ये होगी। पेड, पेड का मतलब है परचेज किए हैं। ये हम बिजली बेच नहीं रहे, हम बिजली खरीद रहे हैं। ऊपर परचेज के लफ्ज से सॉरी वो तो सेल ऑफ गुड्स हो रही थी ना, सेल ऑफ गुड्स थी, मादरत। ऊपर सेल ऑफ गुड्स लिखा हुआ था, सेल ऑफ गुड्स का मतलब है सेल, और इधर पेड का क्या मतलब है? परचेज। अब बताएं हमने क्या क्या खरीदी? बिजली खरीदी, गैस खरीदी, टेलीफोन लाइन के पैसे पे किए, ये सारी क्या है? यूटिलिटीज। इन पे 17 लगाने की इजाजत, वो और बात है कि ये ऑलरेडी 17 पे पड़ी हुई है। तो ये हमारी जेन्युइन परचेज होती है, फैक्ट्री के अंदर बिजली इस्तेमाल होती है, इससे हेल्प होती है हमारी चीजें बनने में, तो इसलिए जेन्युइन परचेज है, इसको रिकॉर्ड करें। इस पर यह एतराज नहीं होगा कि कैश में पे हुई, क्योंकि हमने वैसे इनकम टैक्स में भी ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है कि बिजली के बिल वगैरह कैश में पे हो सकते हैं, इसलिए कोई ऐसे इतराज वाली बात नहीं। इन कैश को अंडरलाइन करें, कहीं खैर है, अलार्मिंग बात तो नहीं है मेरे ख्याल से। इन कैश खैर है, बिजली के बिल तो कैश में पे होते हैं अक्सर। परचेज ऑफ यूटिलिटीज, परचेज ऑफ यूटिलिटीज जी बोलें। प्लस 60 183। साथ 17 लगाना मास जरूरी है, पर अगर सवाल का है मैं हाँ ही 17 तो तू कहां का है? ये तो सवाल चीख चीख के पुकार रहा है, हम 17 तुम 17 सब 17, हम भी 17 तुम भी 17 सब 17। तो फिर सवाल इस सेइंग 17 पे 17 लगाएंगे तो पता नहीं 2 या 3% कुछ बन जाएगा, वो तो अजीब सी चीज आवे, तो शर्म सी आवे। ये डायग्राम जरा देख लें, चलें देख ली। अब आप ये 0.5 पढ़ लें। 5 बिजली कल केतलियां, बिजली से चलने वाली केतलियां, वर्थ ₹75,000 वर परचेज्ड। ये परचेज है या सेल है? फॉर यूज इन दफ्तर ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर के दफ्तर, देख लिया हूं भाई, चलो अब सीए करो। फॉर यूज इन दफ्तर ऑफ फैक्ट्री मैनेजर एंड फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर्स। फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर्स वो होते हैं जो टॉप मैनेजमेंट होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ हैंडलिंग लेबर। तो लेबर को हैंडल करने के लिए जो फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर्स हैं, प्रोडक्शन वर्कर्स, उनको हैंडल करने के लिए, उनके लिए बिजली की केतलियां ली हैं। ये बिजली की केतली है या मशीन है? कोई बिजली की केतली है। इस पे क्या बनाएंगे? आज आके वहीं सुई हुई है, चाय कॉफी बनाएंगे। तो ये बिजली कल जो केतलियां हैं, इसके अंदर जो है वो माइलो बनाएंगे, कॉफी बनाएंगे, चाय बनाएंगे। तो ये जो बिजली की क्या करें मरुंडा? रूह अफ़ज़ा, गरम वाला, चपेट वाला। तो अब बोलें ये परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत है या नहीं? तो इसको क्या कर दें? इग्नोर कर दें। नहीं लिख के इग्नोर करेंगे ना, माइनस तो माइनस नहीं करनी, इंक्लूड नहीं है ये परचेजेस में। कोई नया फिर का जन्म ले गया माइनस करें, माइनस क्यों करनी है? माइनस क्यों करनी है? वो तो इंक्लूड ही नहीं है। तो अब सवाल इधर सिर्फ मेरा ये है, परचेज में डालूं या ना डाला जाए? परचेज में ना डाला जाए, क्योंकि ये मेरी परचेज जाली है, ये मशीन ना है। लिखिए ऊपर दोबारा, इट इज फिक्स्ड एसेट, इट इज फिक्स्ड एसेट बट नॉट प्लांट, इट इज फिक्स्ड एसेट बट नॉट
प्लांट, बट नॉट प्लांट, बट नॉट प्लांट। नहीं नहीं, फिक्स एसेट है, बिजली कितनी है, 75,000 रुपए की आई, आप इनको कैपिटलाइज करें, अनलेस कि आपका मेटिलिटी लेवल बहुत हाई हो और आप कहते हैं ये तो छोटी सी चीज है, इसको कैपिटलाइज करना। जी, परचेज ऑफ दर 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 दर, अच्छा चलो अच्छा हुआ, इलेक्ट्रिक आइटम्स परचेज 7, बस इस पे 17% ना लगाएं यार, छोड़ें। बैठे बैठे आगे चलें। ये पहली वाली सेल थी, अगली वाली परचेज थी, अगली भी परचेज थी, ये क्या है? फ्रेंचाइज सर्विस परचेज की हैं। अगर क्वेश्चन कह दे इट इज नॉट अलाउड, और अगर क्वेश्चन खामोश हो अलाउड। आप बताएं जी, ड्यूरिंग द मंथ एफ ए पेड सेल्स टैक्स वर्थ रुपीज, ये 17% पे ही पड़ी हुई है फिगर, पेड सेल्स टैक्स, इसलिए उसने लिखा हुआ था वेयर एवर एप्लीकेबल, सारी फिगर्स एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स हैं, यानी कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो खुद ही 17 हो, तो ये फिगर खुद ही अपने अंदर 17 है। लेकिन वैसे इस बहस में जाने की जरूरत ही नहीं, हमने तो इसको वैसे इग्नोर करना है। सिंध का सेल्स टैक्स लॉ कहता है कि इसकी परचेज डेड हो जानी है, तो बस ठीक है, जब सवाल वाला खुद ही बता रहा है, परचेजेस तो हमने कभी पढ़ी नहीं, ये तो मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि फ्रेंचाइज सर्विस में आने वाले दिनों में पढ़ाऊंगा, ऐसी तो कुछ चीजें हमारे सिलेबस में है ही नहीं, बट इसीलिए आई कैप आसानी कर रहा है, अगर कभी देता है तो बता देता है कि ये परचेज आपने डेड करनी है, और अगर सवाल खामोश हो तो फिलहाल ये परचेज आप डेड कर दें। परचेज ऑफ सर्विस, रुपीज 8.5, ठीक है, हाँ कितनी आ गई डैश, चलें जी यार, अब इधर देखें जरा सारे, एक मिनट, अब इस फिगर पर 17% लगाएं, 145, इसमें जमा करें 183, बादशाह सलामत फरमा रहे हैं कि काली लाल को लाया जाए, काली लाल को ऐड नहीं करना, वो नीला बन जाएगा, काले, बादशाह सलामत, काली आ गई, काली आ गया, बादशाह सलामत ने कहा लाली को बुलाओ, 60, बादशाह सलामत ये भी आ गया, बादशाह सलामत ने कहा वर्किंग फी का टोटल करो, नहीं इसका सब टोटल कर लें, शायद ये फिगर हेल्प करे कहीं, 1080, इसका सब टोटल कर लें, शायद जिंदगी किसी मोड़ पे ये हेल्प करे आपकी, इसका सब टोटल वैसे कर लें, बेहतर है, 1080 का ना सब टोटल करके रख लें। अब ना 2570 प्लस 600 प्लस 400 प्लस 225 प्लस 1080, 4875, हाँ हाँ, हमारी सेल कितनी बन गई, 487। अब इससे एग्जाम्प्ट सेल को 0 कर दें, 60, बादशाह सलामत आप क्या पसंद करेंगे, पहले काली के टोटे टोटे करो, लाल तो तरबूज है ना, तरबूज बाद में देखेंगे, पहले काली के टोटे टोटे करो, खाली 320 डिवाइडेड बाय 260 मल्टीप्लाइड बाय 1200, 60 बादशाह सलामत, मलका कह रही है अब लाल को बुलाया जाए, जैसे मलका ने कहा वैसा ही किया जाए, लाल आ जाओ जी,
48। आप समझ रहे हो मैं मुगलिया बोल रहा हूं? खड़े हो जाओ। 48। ठीक है ठीक है। इधर क्या लिखना है? 1200। अगर किसी को तोते तोते भी करना ना आवे ना इन क्लासों में तो उसको बस छोड़ दें हम। तोते तोते करना तो आसान है। 60 डिवाइडेड बाय 6075 मल्टीप्लाइड बाय 1200। क्लियर? सारे ना यहां पे उंगली रखें जल्दी, यहां पे एग्जैक्ट यहां पे ये, और बोले रिफंडेबल ऑन जीरो रेट। बोले रिफंडेबल ऑन जीरो रेट। चलें, इनको तो काट देना आप, इनका कुछ नहीं करना। इस 1200 का भी कुछ नहीं करना। इस 65 और 12 को उठाएं। रिफंडेबल ऑन जीरो रेट 65 इज इक्वल टू 77। अब बंदे का नाम शाम लिख लीजिएगा, न्यूमेरिकल का फेस बना दें हम। क्या करें आप? क्या करें आप? क्या करें यार? नीला मार्कर पकड़ें। अब हमारी आंखें सिर्फ नीले डब्बे और टिक्कू की तरफ होनी चाहिए, इससे बाहर हमारी आंखें नहीं जाएंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। इसको उधर फारिग करो, उधर रख दो इससे। आउटपुट सेल इंटू 17%। सेल कितनी आहे? 48। अब नजरें नीले डब्बे में ही होंगी। 4875 इंटू 17%, 829 लेस। ये आउटपुट यहां से शुरू होता है, जहां बालों की जड़ें हैं ना माथे पे, यहां से आउटपुट शुरू होता है। लेस इनपुट। लेकिन मेरा मशवरा है कि आंखों पे आने से पहले नाक वाले इजी मार्क्स ले लें। लेस इनपुट मशीन, लेस इनपुट मशीन, दोनों माइनस करने हैं। 263 भी माइनस करना है, 48 भी करना है। लेकिन पहले मैं किसे माइनस कर रहा हूं? 48, नाक। इनपुट मशीन। अब आंखें। इनपुट लोअर ऑफ एक्चुअल इस महीने का एक्चुअल 260, ये है इस महीने का एक्चुअल। इसमें जमा करें। अब सवाल में से रोने की बातें मैंने कहा था आया करेंगी। अब ये इसके भाई को लेके जाएं। ये मैंने जो सर्कल लगाया हुआ है यहां पे, इसको सर्कल कहते हैं हम पंजाब में। इनपुट टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम दिसंबर 265। इसे फेस पे कल मैंने कहा था लेके जाना। ये पिछले महीने का इनपुट है जो माइनस नहीं हुआ था। कितना जी? प्लस ब्रॉट फॉरवर्ड कहते हैं इसे। नोट कर लें यहां तक। वो लॉ मेकर कहते हैं डेड है ये, मैंने नहीं देना लॉ मतलब। हाँ, जिन सर्विसेज के बारे में साइलेंट हो। ओके, इसे कंपेयर करें। 90% ऑफ। आप बता दें इन दोनों में से लोअर कौन सा है? 520 301। कैरी फॉरवर्ड है कोई? क्यों? कितना माइनस? ये सारे सुन लें, आज ऊपर मुंह करें। कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था? एक्चुअल। कितना माइनस किया? तो फिर कैरी फॉरवर्ड तो कुछ नहीं है ना। हाँ, अगर ये नीचे वाली फिगर 500 होती फिर और बात थी। ठीक है, तो अभी कैरी फॉरवर्ड की कोई लॉजिक नहीं। आज कैरी फॉरवर्ड नथिंग। आज कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं होगा। ऐड। अच्छा, पहले इसका अब कुछ हो रह गया। नीली टिक। नीली टिक का आज हम नाम रख देते हैं
सवाल में से चीखों की आवाजें आ रही हैं चीखों की आवाजें, रोना नहीं, चीखने, चीखों की आवाजें, सॉरी, चीखने की आवाजें आ रही हैं सवाल में से। इस पे 3% लगाना है, इस पे क्या लगाना है? 3%। एट 3% ऑफ 1080, payable to government 285। होमवर्क में छोटा सा सवाल कर लें, सिर्फ 4 एडजस्टमेंट्स वाला, 4 एडजस्टमेंट्स वाला छोटा सा सवाल। क्वेश्चन 10, मिस्टर क्लेवर, पेज 528, पहले जरा लिखें, पेज 528 क्वेश्चन 10, पेज इधर लाओ कैमरा, पेज 528 क्वेश्चन 10 होमवर्क है। 4 एडजस्टमेंट है सिर्फ, सेल रिटर्न की है, मशीन की है और एक और है। अब कैमरा उधर रखें। 3% हमने इसलिए ऐड किया कि हमने ये बुरे बच्चों को, क्लास ओवर हो गई, जो जाना चाहता जाए। 3% हमने ऐड इसलिए किया है कि ये सेल है अनरजिस्टर्ड लोगों को, ये वाला हमने ऐड किया, इसका 3%। कैमरा भी इधर ही रखो, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।